गुड इवनिंग एवरीवन। रिधिमा गोयल, आपने उस सवाल के बारे में सोचा? रिधिमा के पास हमारी यस सर। क्या आपको लगा वो गोल्ड वाला जो किया था हम लोगों ने? एनसीईआरटी वाले के सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे बेटा, ठीक है जी। वी विल फॉलो एनसीईआरटी। चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी को, गुड इवनिंग बेटा, प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू कर लें आगे थोड़ा सा और। बेस होने में कुछ और सवाल करने हैं या सफिशिएंट है? अभी कुछ सैम्पल पेपर से करेंगे हम लोग। अभी एनसी सैम्पल पेपर से करने पहले बेस फोरम के। चलिए तो हम बेस फोरम के सवाल कुछ सैम्पल पेपर से कर लेते हैं, ठीक है नलिन? ठीक है तो हाँ बोलो 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 बोलो। सर आपके पास 2023 का एग्जाम है ना? 2023 का क्या चाहिए आपको? होगा बेटा, दे देते हैं आपको। अच्छा बोर्ड का पेपर ना? यस सर। मिल जाएगा, देखो मैं भेज दूंगा। ये 2023-24 का है तो सैंपल पेपर है। चलो सैंपल पेपर का खोल के बेस फोरम के सवाल कर रही है तो करिए ले हम लोग। आप भी डाल दो, 23-24 में होगा कोई ना कोई। 4-5 सवाल कर लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे हम लोग। ये आ गया, मैं ये मिल गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन ही बेस फोरम का ही है, पढ़ ले जरा हम लोग इसको आराम से। पहले मैं सवाल को पढ़ लेता हूँ। सीबीएसई का सैंपल पेपर ही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। In an office, 3 employee, James, Sophia, and Oliver, process incoming copies of certain form. कोई कोई फॉर्म है उसकी कुछ कॉपीज आती हैं, तो जेम्स प्रोसेस करता है 50% फॉर्म, सोफिया प्रोसेस करती है 20% फॉर्म, और ओलिवर करता है रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म्स को प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर प्रोसेसिंग करते होंगे। जेम्स हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06, सोफिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04 एंड ओलिवर हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.03। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सा बन गया, बोल्ट वाले बन गया एक तरह का ये, ठीक है। बोल्ट में डिफेक्टिव आते हैं, यहाँ पे फॉर्म की तरह बात कर ली इन्होंने। अब इस सवालों के जो तरीके वो देखे हम लोग, वो थोड़ी सी अलग तरह की कहानी है, वो देखेंगे हम लोग। एक बार आप लिख लीजिए, पीए लिख लीजिए, पहले पीए लिख लो 50%, पीबी लिख लो 20% और पीसी लिख लो 20%, और लेट ई इज द एरर रेट, और पी ई ऑब्लिक ए, पी ऑब्लिक बी, ई ऑब्लिक सी दे दिया दक्ष, ठीक है बेटा। अच्छा आपने जी का एग्जाम दिया था सर आपने? अभी आपका कब है? आपने दिया एग्जाम जेई का? कल है आपका? चलो ऑल द बेस्ट। सेंटर कहाँ पड़ा है? चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा दक्ष का तो हो गया ना जेई का एग्जाम। गुड इवनिंग, कैसे कैसा कह दे रहा है जेई? कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रही है? चल कितने करके आई है सवाल फिर भी? 150 में क्या करके आई है? नहीं चलो चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। नाउ फोकस ऑन सीबीएसई सीबीएसई सीबीएसई। चलो काफ़ी दिनों बाद आए मैम भी। चलिए आगे चलते हैं। हम बेस फोरम रिवाइज कर रहे थे बेटा, तो अभी हमने क्वेश्चन उठाया है सीबीएसई के सैम्पल पेपर का, रिवाइज कर चुके हैं। पहला सवाल क्या है ये लिख लिया आपने बेटा? ध्रुव पहला सवाल पढ़ जरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। मैं आ रहा हूँ सवाल पे, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें पता है क्या, कुछ नहीं करना था इसमें। मैं इसमें पी ई ऑब्लिक ए ही निकालना है बस में, वो दे रखा था हमारे को। प्रोबेबिलिटी बताइए कि सोफिया ने प्रोसेस किया फॉर्म एंड कमिटेड, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? और द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू द क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इज सेलेक्ट ए फॉर्म एट द रैंडम फ्रॉम द days output of the process form. If the form selected random has an error, find the validity the form is not processed by the GM. और क्या कह रहा है? और पे 2 मिनट बाद आते हैं अभी हम लोग, पहले इन तीनों पार्ट को कर लेते हैं। तीनों पार्ट का मतलब कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? देखो पी ए कितना है मेरे पास, पी ए कितना है, पीबी कितना है, पीसी कितना है? कोई बताएगा बच्चा मुझे कितना कितना था? 50% था शायद, ये 20% था और ये 30% था। और पी ई ऑब्लिक ए कितना कितना है? ई ऑब्लिक बी, पी ई ऑब्लिक सी, ये कितना है? 0.06 और ये 0.403। अब पहले बार में कह रहा प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें क्या? द सोफिया
प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, क्या होगा? सोफिया कौन सी थी, मैं तो भूल ही गया। पहले वाला कौन था? अच्छा, पहले जेम था, फिर सोफिया थी, और फिर वो था ओलिवर। तो सोफिया ने प्रोसेस किया फॉर्म, क्या आंसर आएगा, क्या कहते हैं आप? रचित अरोड़ा, आप बताएं पहले। सर मेरा आ रहा है 80/10,000, तो सिंपलीफाई करने का आएगा 0.008। अब देखो दो बातें हैं सर यहाँ। हाँ हाँ, वो सोनिया इंटरसेक्शन एरर बेसिकली। अच्छा, So probability of Sonia finishing a form and 2 probability of error when she is the रिधिमा गोयल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैं। सर मेरा है 8/47। आपका कितना है रचित? सर 0.008, यहाँ बेस रब नहीं लगना, 0.008 निकाला है आपने इसका आंसर? यहाँ बेस रब नहीं लगना, हाँ, बेसुरम तो नहीं लगेगा, लेकिन ऑलरेडी कोई चीज हुई नहीं। मैं भी और एक दो बच्चों से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। आप बताएं सर। सर ये बाद में बना लेना। आप बताओ जरा, कौन बताएगा सर, मुझे बताओ। हाँ जी, मैं इसका भी ढूंढ लेता हूँ ना। रिधिमा गोयल, आपको क्या कह रहे हो रिधिमा? सर मैं दोबारा से चेक करती हूँ कि गड़बड़ लग रही है। क्या करने में लग रहे हो सर? कौन बच्चा बताएगा मुझे? क्या? हाँ, मुझे लगता है कुछ नहीं करना। मैं वही देख रहा था कि बार है ना, उसे भी चेक कर लेते हैं ना। सेकंड पार्ट का क्या आंसर आएगा? मेरा 0.047 आ बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट का 8/47 आ रहा, सब क्या अलग अलग आ रहे हैं। किसी के पास सैम्पल पेपर है? मैथ्स वाला जो हमारा आया था, ये मिल गया शायद। ये पहले वाले का आंसर आएगा 0.008 आएगा। मेरा वही आ रहा है, ये बेस रब नहीं लगा। हाँ, दूसरे वाले का आंसर किसने बताया? 0.047 आएगा। और तीसरे वाले का आंसर आएगा, हेलो, नहीं नहीं, तुम्हारे पास है? कैसे जाएंगे अब? शादी, आज की शादी, आज फोन आया, कैसे जाएगा इंसान? मेरे पास तो कोई कॉल भी नहीं आया पर। हाँ, क्योंकि मैं कहाँ आ पाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, फिर चेंज करूँगा, फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे तो पहुँचूँगा मैं। बात कर लो, देखो अगर है तो देखो, अब मेरी हालत ऐसी भी नहीं मैं आ जाऊँ। हम्म। चलें आगे। हाँ, देखो कैसा आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी पूछी कि सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोफिया ने फर्क आइडेंटिफाई कैसे करेगा? वो तो हमें तो एक ही सवाल आता है करना बेस थ्योरम में, ऊपर न्यूमरेटर, सारे केसेस नीचे, हमें तो यही करना आता है। अब इन्होंने क्या कहा है पहले पार्ट में? सोफिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सोफिया ने प्रोसेस किया फॉर्म को और एक एरर कमिट कर दिया, केवल ये पूछा है इन्होंने। और लास्ट वाले पार्ट में क्या, एक बार देखें,
मैनेजर कंपनी ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट द फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डे आउटपुट द प्रोसेस फॉर्म। वो सारे के सारे फॉर्म्स को में से कोई एक रैंडमली एक फॉर्म ले रहा है, और वो होना चाहिए कि एरर आए, और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसका ना हो, जेम्स का फॉर्म ना हो। तो पहले केस में तो उसने क्या पूछा हमसे, 50/100 इंटू, सॉरी जेम्स है ना, सोफिया है ना, कहाँ है यहाँ पे, 20/100 इंटू 0.04 आंसर आएगा। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हमने तो बेस थ्योरम में कभी ऐसा किया ही नहीं। बेस थ्योरम में आपने पिछले साल नहीं, पिछली क्लास में बहुत सारे सवाल सोल्व कराए, उनको करने का अलग ट्रैक था। सर ये बिल्कुल अलग चले गए हम लोग। कितना आंसर है इसका, एक बार 3-4 सवाल हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाए कितना आएगा। ये सॉल्व करो ना भाई इसको, अपॉन 100 आ गया, 80 बटा कितना आ गया, 80 बटा 10,000, तो पॉइंट 08 आएगा शायद, है ना, या 0.08 आएगा इसका आंसर। पर ऐसा करा क्यों, करने की नौबत क्यों आई हमारे पास? हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो क्या करते, सारे केसेस को नीचे लिख देते, ऊपर हम सोफिया वाला कर देते केस। बात समझ रहे हैं? यहाँ तो सारे पार्ट नहीं लिए हैं, यहाँ पे 3-4 सवाल करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इनको। इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओगे सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, सोने ने प्रोसेस किया और एरर आ जाए। अगले वर्ड में क्या कहा है, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर आता था वो निकलवाया है, वैल्यू इवैल्यूएट करके बताइए क्या हो गया, वो कहाँ गया, कितनी प्रोबेबिलिटी थी, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, और तीनों को प्लस करिए, बताइए कितना आएगा। रिधिमा गोयल बताइए क्या आएगा, हर्षित आप भी बताइए। सर 0.47 आ रही है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर आ रहा है, एक बार बाकी लोग भी निकाल लीजिए। अगर पॉइंट्स में नहीं निकालना चाहते तो वैसे भी छोड़, हाँ बोल। और का 17 आ रहा है। 17/47 आ रहा है, देखते हैं बेटा अभी जरा। Yes, sir, मैं भी। थर्ड पार्ट का और करिए, थर्ड पार्ट का आंसर निकाल लीजिए बेटा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ भैया और आपको। यहाँ पे प्रोसेस बाय जेम्स नहीं होना चाहिए, तो जेम्स का निकाल लो आप, और उसको 1 में से क्या कर लेना आप, माइनस कर लेना। चले आगे, 17/47 आ रहा है। दूसरा वाला तो बेटा नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना बेटा, जो डिनोमिनेटर आता है हमारे पास, कोई भी करते हैं, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। वो पूछा था फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। नहीं, दिस इनटू दिस कर लो प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। वो तो एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास हम टोटल निकालते हैं, बेस थ्योरम की कंसेप्ट जो लगाते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकालते हैं ना, फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं ना, तो टोटल में तो सारे केसेस ही आएंगे ना ऊपर नीचे। आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, आप तो क्या करते हो, मान लो ये सोफिया का केस करते हैं आप, किसका कह रहे थे, जेम्स का करते, तो केस कैसे करते हैं आप, 50/100 इंटू 0.06 करते नहीं करते? ऐसे करते नहीं करते? अगर सोफिया वाला केस पूछते तो हमसे, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये चीज होती है बेटा, इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है जी। चलें आगे, कितना आंसर आ रहा है, क्लियर है? आगे चले रिधिमा, हर्षिता, नलिन, रचित, दक्ष,
तो पहले का आंसर आ गया, दूसरे का सीधा दूसरे का आंसर कितना आया था आपका? करा नहीं अभी, वो बाहर ही नहीं निकल पाई है उस जेई के ट्रॉमा से अभी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलिए, इसका और वाला पार्ट और देखिए जरा। और वाला पार्ट क्या कह रहा है? जैसे हम लोगों ने हाँ स्किप कर देना, वो बात नहीं है। कहाँ गया जरा? वो ई को इवेंट माना कमिटिंग एन एरर, जो ए बी और सी माने उसको वो क्या मान रहा है? E1 E2 और E3 मान रहा है। तो इसके सिंबल के हिसाब से चलना पड़ेगा हमारे को। क्या कह रहा है? लेट इवन फाइंड द, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है ऐसे नॉर्मली। क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम? वैल्यू पुट करिए ना, कितना आएगा ये? ई आई का मतलब क्या है? आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे एक बार, फिर कितनी पुट करेंगे? 2, फिर कितनी पुट करेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा एक बार। पी क्या होगा बोलो जरा? E1 ऑब्लिक ई प्लस में क्या करेंगे? पी E2 ऑब्लिक ई, और क्या करेंगे? पी E3 ऑब्लिक ई। सम को पॉजिटिव एक प्री होती है, एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। एक बार यहां तक आ गया, समझ में नहीं आ गया आपको? ये तो वैल्यू पुट करिए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? पी ई ऑब्लिक ए की वैल्यू क्या होती है पता है आपको? क्या लिखते हैं, आपको याद है? पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता था? कौन बताएगा आप में से? पी ए अपॉन पी भी होता है, लिखते चले। उसका क्या हो जाएगा फिर? पी अपॉन क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? पी ये हो जाएगा नहीं होगा? हेलो, हाँ चालू चालू पता नहीं क्या तो देखिए, मेरा नंबर मिल नहीं रहा था ना उसमें जम्मू में, इसलिए फटाफट हो जाना। हाँ मैंने 15 मिनट में गया था। ऑनलाइन करके नॉर्मल ऑनलाइन में डिपेंड हाँ जी। और क्या हो गया? थोड़ा याद करने वाला सवाल है ये को। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं यहाँ तक भी नहीं आया? नहीं नहीं है तो बताता हूँ मैं दोबारा बेटा। बेटे यहाँ तो केवल मैंने वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, कुछ नहीं करा। हाँ अब ये क्या हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं? आप इसमें सब में एक कॉमन फैक्टर देख रहे हो क्या आ रहा है? हाँ ई यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, और इनको हमें क्या करना है? प्लस करना है। प्लस का मतलब क्या हो गया? आगे लिखिए नेक्स्ट स्टेप। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? पी ई इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे हम? क्या क्या है हमारे पास? E1 और क्या आ रहा है? E2 आ रहा है, और एक बार लिखना शुरू करो, मैं लिख पाता हूँ जरा। थोड़ा अलग तरह का सवाल है, हल्का सा। मैंने हाँ यहाँ मैंने इंटरसेक्शन लिखा है, मैं बताता हूँ। ये इंटरसेक्शन लिखा है और यहाँ पे मैंने दोबारा लिख देता हूँ मैं। पी इंटरसेक्शन आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा? E1 E2 और ये E3। एक बार लिख लो जरा एक बार, क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना तो नीचे हट जाएगा सारा का सारा ये।
इन सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ई हमारे पास कॉमन है। नहीं वैल्यू कैसे डालेंगे इसकी, हमारे वैल्यू तो नहीं एक्चुअली में जनरल वे में कहना चाह रहा था ना वो तो हमारे से। नहीं नहीं नहीं, ये कितना आएगा हमारे पास पी, और ये क्या दो, हमारा और वाला पार्ट नहीं है तो 2 मार्क्स कट गए। उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। बताता हूँ मैंने क्या किया है। एस का वाला सैंपल स्पेस हो गया ना बेटे, E1 E2 और E3 सबको ऐड कर लिया ना हम लोगों ने। E1 E2 E3 3 इवेंट है, अगर हम सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा हमारे पास। हाँ मिल जाएगा, पीई ऑब्लिक पीई होगा हमारे पास, इसको हम पीई कह देंगे हम लोग। रचित मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes. तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट नजर आया क्वेश्चन ये बेस थ्योरम का जो हमने क्लास में किया, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी दिमाग खराब नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी के पीछे पड़ जाओ, खाली प्रोबेबिलिटी करो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलूँ आगे? 37 होगा भी नहीं है। हाँ तो होगा ही नहीं, ये नहीं होंगे बेटा साहब। ट्राई किया था 37 में फिजिक्स लग रही है तो करना चाहिए, देखो तो हम तो भूल गए फिजिक्स सब। रिजल्टेंट फोर्स पूछा हुआ था। हाँ और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, हम तो भूल भाल गए हम लोग भी, फिजिक्स नहीं आती। हमें फिजिक्स नहीं आती। एक बार हटाओ इसको जरा, एक बार ये दो हमारे पास 3 लोग साइंस के बैठे हुए हैं, ये दक्ष सिंगल समझाएगा इस सवाल को। दक्ष हाँ या हटा दूं मैं जरा, तो बेटा याद रहेगा, ये वाला याद रहेगा बेटा, कल को दे दे कोई तो। आगे चलिए एक बार, बाई चांस के बाद मैं सवाल को कराना नहीं चाहता, लेकिन आप सामने आ गया तो हम कर लेते हैं एक बार जरा। दक्ष आप हेल्प करना जरा। देखो टीम ए बी सी वेंट फॉर प्लेइंग ए टग ऑफ वार गेम। 3 टीमें टग ऑफ वार कर रही हैं। वैसे तो हमने 2 टीमों को देखा है टग ऑफ वार करते हुए, एक रस्सी होती है 2 टीमें खींच रही होती है। हमारे यहाँ कितनी बार टग ऑफ वार हुआ सर? ठीक है जी। और टीम ए बी सी हैव अटैच्ड अ रोप टू मेटल रिंग एंड इट्स ट्राइंग टू पुल द रिंग इनटू देयर ओन एरिया। मतलब एक रिंग बनी हुई है, रिंग से 3 रस्सियां बनी हुई हैं और सब रस्सियों को खींच रहे हैं और रिंग को अपनी तरफ खींच कर लेकर आना लाना है। तो टीम ए पुल विद द फोर्स, टीम ए इतना फोर्स लगा रही है 6i + 0j kn यूनिट होती है, मुझे भी याद नहीं है क्या यूनिट है, बताओ जरा इशिता बताओ। न्यूटन होती है क्या? किलो न्यूटन यूनिट होती है, क्योंकि फोर्स को न्यूटन में नापते हैं हम लोग। तो किलो नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, किलो न्यूटन। चलिए जी, तीनों फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 और F3 का फोर्स लगा रहे हैं। ये देखिए ये रिंग नजर आ रही है आपको, ये ए बंदे की फोर्स है, कहाँ गया? ए बंदे की फोर्स है, बी बंदे की फोर्स है और ये सी बंदे की क्या है? फोर्स लगा रहे हैं इस रिंग को अपने एरिया में खींचने के लिए। अब क्या चाह रहे हैं? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द टीम ए? टीम ए के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? विच टीम विल विन द गेम? कौन सी टीम गेम जीतेगी? और तीसरा क्या पूछिए? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द टीम्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा जो डैश 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 मारेगा तीनों टीमों का, चाहे वो F1 + F2 + F3 होगा। आगे देखेंगे इन व्हाट डायरेक्शन द रिंग इज गेटिंग पुल्ड, कि वो रिंग किस डायरेक्शन में जाएगी। पूरा क्वेश्चन टेप दिया। हाँ तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द दक्ष, मैंने आपको बोला था, दक्ष आप समझाइए जरा, साइंस वाले समझाएंगे। तो कौन से का पूछा? टीम ए का बताओ, टीम ए का कितना मैग्नीट्यूड रहेगा बताओ जरा। अंडर में 6 का स्क्वायर कैसे कहना है? ये बच्चा कह रहा है, हमारे फिजी वाले कह रहे हैं कि अंडर ऑफ कितना आएगा? 6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर कितना आ गया? 6k न्यूटन। 6k न्यूटन का फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब कह रहे हैं विच टीम विल विन द गेम? कौन सी टीम गेम जीतेगी बताइए। देखते हैं जी, देखते हैं सर की बात को देखते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6k न्यूटन मैग्नीट्यूड आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 16 + 16 कितना हो गया? 16 + 16 √32 एन k न्यूटन आ गया। और इसका कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है बताओ जरा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 + 9 √18 kn आ गया, kn होता है। अच्छा यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? तो मेरे को तो टीम एक ही लग रही है, क्योंकि ये √36 है, एक तरह से कन्वर्ट मत करो। तो सबसे ज्यादा फोर्स किसका लग रहा है?
टीम ए का फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, तो कौन टीम ए कौन गेम जीतेगा? बिल्कुल ठीक कहा सर ने। तो वो भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, दोनों साइड के वो एक वेक्टर निकाल के उस डायरेक्शन में, फिर अगर टीम मतलब ऐसे नहीं करना होगा। नहीं बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है वो टीम जीत गई गेम। नहीं सर, ये नहीं आंसर। बेटे यही आंसर आ रहा है बेटा। मैं देखता हूँ सीबीएसई का सॉल्यूशन तो यही कह रहा है बेटा। मैंने सर सैंपल के आंसर की देखी थी मैंने। तो आंसर की में ये लिखा हुआ है बेटा, आंसर की में ये लिखा हुआ टीम ए गेम जीतेगी। मैं फोटो देख लेता हूं क्या है। बाकी टीम ए हैज लार्जेस्ट फोर्स, टीम ए का फोर्स क्या आ रहा है? लार्जेस्ट आ रहा है, इसलिए कौन टीम जीत रही है बेटा यहाँ पे? इशिता गोयल, सॉरी गर्ग, टीम ए जीत रही है। और कितना अच्छा बोला दक्ष ने, अच्छा लगा सुनने में। हाँ अरे हाँ, आपने ही बोला था। हाँ अच्छा दक्ष, तीसरा बार समझाओगे? फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द टीम्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या ये कह रहा है 0 आएगा? रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकाला आपने 0? हम क्या करेंगे? F1 प्लस F2 प्लस सर अंडर रूट 18 है नहीं, हेलो सर हाँ बोलो अंडर रूट 14 सर। नहीं, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है। एक बार F1 प्लस F2 प्लस F3 निकालो, तीनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है एक बार। ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, देखो कॉमर्स वाले में यही कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? तीनों को प्लस करना है, कितना आएगा बताओ जरा। ये 6 आई है, -4 आई है, -3 आई है, माइनस आई बच गया, माइनस आई, और ये कितना बच गया? प्लस ये। समझ में आ रही है नहीं आ रही? टोटल सबका कितना आ गया बेटा? ये रिजल्टेंट फोर्स माइनस आई प्लस जे। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आ रहा है? 1 + 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो √2 आंसर आना चाहिए। रूट देखो मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, देखो मेरे को याद नहीं है कुछ भी इस तरह का। ये सीबीएसई का रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, आपको ऐसे करना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको ये 60 डिग्री के एंगल, कॉमर्स वालों को कहाँ समझ में आएगा बेटा? ठीक है जी। F1 प्लस F2, ये F1 है, ये आपका F2 है, ये F3 एक तरह का, इन तीनों का। हाँ आसान लग रहा है अब देख करने के बाद। √2 K न्यूटन हो गया। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट अभी आ रहे हैं एक बार। इन बोथ डायरेक्शन इज द रिंग इज गेटिंग पुल्ड। कौन सी डायरेक्शन में रिंग जो चली जाएगी यहाँ पे? हाँ तो लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लिख दीजिए। रिंग विल बी पुल्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट फोर्स। बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, बताऊंगा मैं आपको। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी वो रिंग? सॉरी, खुश हैं सर आप? मजा आया आज? सही सारे तो बता दिए थे तुमने, एक दो जगह फंस गया था शायद। हाँ सही क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटी कैसे होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो फिर करंट लायबिलिटी कहाँ से हो गया? जाओ, सही कह रहा है वो तो। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया ना, पर हम वो तो वैसे भी करंट एसेट्स में आएगा ना बेटा, लायबिलिटी में तो वैसे भी नहीं आएगा, बेस है। क्यों? इनकम स्टेटमेंट के सेपरेट पूछे थे एक्सपेंसेस, क्यों पता नहीं लायबिलिटी क्या बोली जा रहा है। एक ही क्वेश्चन। कल रात को फ़ोन आया मेरे पास, मैंने 1 साल की रेशियो निकाली है। चलिए रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अच्छा किस डायरेक्शन में जाएगी वो गाड़ी नहीं सॉरी रिंग, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है।
मैं इनका सोल्यूशन मुझे कम समझ में आया, पर आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा समझ में आया मुझे। चलें आगे ज़रा, हाँ चलें आगे। रचित, रचित ने क्या भेजा एक बार देखें। रचित तुम कहाँ से लाए हो सोल्यूशन ये? ये सर सीबीएसई की वेबसाइट से मैं डाउनलोड करके माँ लेकिन मेरे पास भी सीबीएसई की उससे उन्होंने कुछ और भेज रखा है। अच्छा पता नहीं, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया था। नहीं, ये इन्होंने बाद में रिवाइज कर दिया सोल्यूशन, इन्होंने बाद में रिवाइज कर दिया सोल्यूशन, ये गलत था सीबीएसई की। उस पर मैं तुम्हें सीबीएसई की नई नई मार्किंग स्कीम भी भेजूंगा मैं, खुद इन्होंने रिवाइज कर दिया। ओके पागल हो जाएगा आदमी, इन्होंने यही सोल्यूशन दे रखा है जो सरीन साहब ने बताया था, F1 + F2 + F3। पहले तो पता नहीं कुछ दुनिया भर की बातें करेगी, कॉमर्स वाले तो सब भाग जाएंगे, लेकिन पेपर में इस तरह का नहीं बनेगा क्योंकि उनको एक हाँ रिमोट में अरे यार प्री बोर्ड में कोई दिमाग थोड़ी लगाता है, चेप नहीं मारना होता है सबको। हाँ वो तो जाएगा जाएगा। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा अलग चला गया यहाँ पे, हमें प्रोबेबिलिटी पे ही आ रहा हूँ दोबारा से एक बार, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मेन प्रोबेबिलिटी करना ही है हमारे पास। ठीक है सर, मैथ्स एसक्यूपी आई होप कि वो सेम होगा, मार्किंग स्कीम भी ठीक होगा। ये पेपर देख लेना, एक सेकेंड ये वाला देख लेते हैं, 12th मॉर्निंग शिफ्ट, ये करा दिया था मैंने आपको, ये तो करा रखा है शायद, ये तो वही था। ये देखिए जरा, एक घर देखिए जरा एक बार, ये सवाल देख लें जरा एक बार। रचित आप पढ़ पाएंगे सवाल को आप? अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं मैंने नहीं करा, एक बार देख लेते हैं। पार्किंग एरिया हाँ due to strike of the probability of many construction workers not being present for a job is 0.65. The probability that many workers are not present and still the work gets completed is 0.35. Let the probability that the work will be completed on time when all workers are present is एक से ठीक है, थैंक यू रचित। एक बार दोबारा से सवाल को समझते हैं, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा ये वाला, फिर भी समझ में, अंग्रेजी समझ में नहीं बैठ रही है। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक ए जॉब टू कंस्ट्रक्ट 5 फ्लैट्स ऑन ए प्लॉट अलॉन्ग विद पार्किंग एरिया। उसको 5 फ्लैट बनाने हैं, ठीक है, प्लॉट के ऊपर, और पार्किंग एरिया भी बनाना है। ड्यू टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनी कंस्ट्रक्शन वर्कर नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द जॉब इज 0.65, कि वर्कर अवेलेबल नहीं रहेंगे 0.65 है, एंड द प्रोबेबिलिटी कि मेनी वर्कर आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड द ऑन टाइम इज 0.35। अभी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया अभी तक। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी द वर्कर विल बी एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम व्हेन ऑल द वर्कर प्रेजेंट इज 0.80। even represent the event that many workers were not present for the job. E2 was the event when all the workers were present, and A represent the completing the construction work on time. मतलब जो हम A और B मानते हैं उसको E1 E2 माना है इन्होंने, जिसको हम E मानते हैं उसको उन्होंने A माना है, तो हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे सिंबल नहीं चल पाएंगे। हाँ उसमें था, हाँ ये हमारे स्कूल में भी था, नहीं हमारे स्कूल में तो नहीं था। चलिए कोई बात, समझते हैं। अच्छा E1 बताएंगे, E1 क्या है आपके हिसाब से? 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे। E1 क्या है? कि मैनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट फॉर द जॉब। कितने वर्कर जॉब के लिए प्रेजेंट नहीं थे? 0.65 हुआ, 0.65। और E2 रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट। होना तो वो चाहिए, लेकिन निकालते हैं वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट, E2 में देखना many workers are not present, व्हेन ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट होता तो इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है, इन दोनों का टोटल तो। हाँ तो आप कह रहे हो 0.65 और 0.35। हाँ बताइए, और क्या कह रहे हो? और ए रिप्रेजेंट द कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम। चलो ठीक है, अब हमारे पास पी, हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ अब बताओ ज़रा, क्या कह रहे हो? 0.65 और 0.35 के साथ चले हम लोग आगे। आगे ई कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, तो ठीक है। अब आगे चाहता क्या है ये? प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट फॉर द जॉब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि द मेनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट की कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑल द वर्कर पर्सन गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड टाइम? ये बेस थ्योरम का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आराम से करते हैं इसको हम लोग। प्रोबेबिलिटी दैट कि ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट फॉर द जॉब, ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट ऑन द फॉर द, क्या आएगी बताइए भाई? इसका पहले पार्ट का आंसर क्या लग रहा है आपको? इवन क्या होगी हमारे पास? इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वर नॉट प्रेजेंट 0.65 है, चलो ये हमने कंफर्म कर लिया। और ये रिपीट है कि व्हेन ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट 0.35। अच्छा वो क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी विल कम व्हेन ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट, उसके चांसेस हमारे ये हैं, उसके चांसेस कितने हैं? 0.80। ये तो कहना चाह रहा है ये। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या क्या आ गया? पी 35 आ जाएगा। क्यों आएगा? दिया वो तो है, many workers are not present but still get the work completed on time, 0.35। हाँ हाँ हाँ, तो यानी 4 इन्फॉर्मेशन है ना, एक उससे निकाल लिया कि ये आ गई, ये ठीक कह रहा है 0.35 हो गई। ठीक कह रहा है। पी ए कितना आ गया हमारे पास? पी इवन कितना आ गया हमारे पास? मैं उस पर लिख लेता हूँ। पी इवन कितना आ गया हमारे पास, बताओगे जरा एक बार? आपके हिसाब से चले तो कितना आया? पी इवन कितना आ गया हमारे पास, बताना दोबारा जरा। कितना? 0.65। पी ई टू कितना आया मेरे पास? 0.35। पी ए ऑब्लिक इवन कितना आया मेरे पास? टाइम कंप्लीशन हो जाए पॉइंट, और पॉइंट पी ए ऑब्लिक ई टू कितना आया मेरे पास? 0.80। यहाँ तक समय तो आप लोग? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यहाँ तक आप एग्री करते हो? रचित अरोड़ा, आगे चलिए। अब चाहता क्या है आपसे? प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट फॉर द जॉब। ये तो हमने निकाल दिया था, ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट, तो 0.35 हो गया इसका आंसर। पहले पार्ट का आंसर 0.35 हो गया। अगली बार में क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम? हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए हमारे पास टाइम पे, यानी क्या हो गया? तो पहले पार्ट का आंसर कितना आया हमारे पास? यहाँ पहले पार्ट का आंसर तो कितना आ गया? ये आ गया। और कंस्ट्रक्शन टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब क्या आ गया? ये थोड़ा सिंबल बना के भी लिखेंगे यहाँ पे, पी ए ऑब्लिक ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए ऑब्लिक ई टू। कितना आएगा बताओ जरा एक बार, जरा सॉल्व करके कितना आया? 0.65 इंटू 0.35, 0.35 इंटू 0.80। कैलकुलेशन आसान कर ले, 0.35 कॉमन निकाल लेते हैं। 0.65 प्लस 0.80 कितना हो गया? 0.35 इंटू और 1.45, 1.45 इंटू 30.35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा। ठीक है जी, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब इतना कॉपी कर लो। हाँ जी ठीक है बेटा। दक्ष, अच्छा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अब देखो जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट? मेनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट, और इसमें क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑल द वर्कर गिवन दैट कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ थर्ड वाले पार्ट का? थर्ड वाले पार्ट का मतलब क्या हुआ? किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उनको? ई वन ऑब्लिक क्या था हमारे? ए क्या होगा? ए पी अपॉन, ये चाहिए एक तरह से उनको, यस और नो? और पी ए कितना हमारे पास? पी ए तो हमारे पास था ही नहीं ना कोई भी। ई वन ई टू को हमने क्या माना था बेटा? फाइंड आउट कि मेनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट। बेस थ्योरम ही लगेगी।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट, और कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंस्ट्रक्शन वर्क जो कंप्लीटेड था टाइम पे, कंप्लीट ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी हमारे 0.80 थी ना हमारे पास। इसमें वही लगेगी, बेस थ्योरम ही लगेगी। मेरे को तो नहीं, हाँ बोल क्या कहना चाह रही है शेर? ए का देखो तो दे रखा था 0.80 दे रखा था ना, आप ये कहना चाह रहे हो ना, वो दे रखा है ना। द प्रोबेबिलिटी की मैनी वर्कर, ये रहा द प्रोबेबिलिटी की वर्क विल कंप्लीट ऑन टाइम व्हेन ऑल द वर्कर वर प्रेजेंट। वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट होने को हमने कौन सा सिंबल माना है? एक मिनट और रुको जरा, हाउ मेनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट, वर्कर नॉट प्रेजेंट को हमने कौन सा सिंबल माना था हम लोगों ने? वर्कर नॉट प्रेजेंट को हमने इवन माना था ना, वर्कर नॉट प्रेजेंट को, और हमें यही निकालना है। और क्या चीज़ गिवन है हमारे को? वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो एक तरीके से ये हो निकलवाया उसने हमारे को, ये चीज़ गिवन थी हमारे पास, इसका मतलब ये होता है पी ए। इसका ये पार्ट मैं सोच के बताऊंगा जरा आपको। हाँ मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, 0.65 इंटू 0.35 ये कहना चाह रहे हो आप, और 0.35 इंटू 1.45 आएगा पहले पार्ट का आंसर, और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 0.35 0.80 अपॉन, ये कहना चाह रहे हो आप इशिता गर्ग। रिधिमा गोयल आप क्या कहते हैं बेटे बताइए? ये तो ये रहती है। क्यों वहाँ तो वो सिंबल ही नहीं बन रहे, पी ए तो हमारे पास है ही नहीं हमारे पास, यानी कि थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमारे को। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, एक बार एक कॉपी कर लो जरा इसको एक बार जरा। थर्ड का ए पार्ट गवर्नमेंट स्कूल का पेपर डाल देना मॉर्निंग शिफ्ट, थर्ड का ए पार्ट और थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, कॉपी करना कॉपी कर लो, ये मैंने ग्रुप में ही भेजा हुआ होगा, ये लिखना है तो ये ऐसे लिख लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की द वर्कर, फोटो खींचने का कोई फायदा नहीं होगा, लिख के ही ध्यान आता है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैनी वर्कर वर नॉट प्रेजेंट गिवन डैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीट, लेकिन फिर मैं उसको एक बार रीचेक करूंगा उसको जरा, ठीक है इशिता जी? कोशिश करेंगे संडे आपका एग्जाम रखेंगे इस बार मैथ्स का। क्यों संडे को थोड़ी होगा? एक्चुअली ना वो दीदी भी नहीं आएंगे ना, छुट्टी पे जाएंगे वो, अब दीदी बताया होगा संडे है ना। क्या किसका काम है? कितना होता है जितना ना करे। 4 फरवरी क्या संडे को 4 तारीख है, फ्राइडे में होऊंगा, नहीं बताया था मैंने आपको, पूरा स्कूल जा रहा है ना करनाल। चलें आगे, इशिता गर्ग जी। अभी मैं इशिता के सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ यहाँ, सॉरी सरीन के सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ मैं। सरीन और इशिता हम दोनों ने तो बताया वो सॉल्यूशन थर्ड वाले पार्ट का। रिधिमा गोयल, अच्छा रचित अरोड़ा आप क्या कहते हैं बेटा? सर मैंने तो बेस थ्योरम लगाई थी इसमें। तो जो बेस थ्योरम से जो हमने किया वही है ना, ये वाला तरीका, ये आंसर आएगा ना। हाँ जी यही है सर। हाँ नहीं है तो तुम्हें यही लगेगा, एक बार दोनों केस पूछ लिए उसने एक तरह के, बाकी पहले 2 पार्ट तो समझ में आ गए होंगे। अच्छा सवाल था, घुमा हुआ सवाल था, देखो सरकारी स्कूल वाले भी अच्छा सवाल बनाते हैं। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है सर? चलें चलिए, ये तो आप बेस थ्योरम कह रहे थे, बेस थ्योरम ने कर लिया एक्चुअली में। अभी यहाँ पे आए हैं तो एक काम और कर जाएं हम लोग, थोड़ा कि पूरा ही कर देंगे, क्या देखना है आपको बताइए? मैं ना ये पेपर नहीं दिया था मैंने, शायद मेरे को ऐसे याद नहीं है। हाँ इसमें भाई गायब था, तेरा मैसेज आया था, भाई गायब था यहाँ। मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ उसमें। हाँ एक बार ये देखना जरा,
पहला सवाल देखना जरा ये। From a lot of 20 bulbs which include 5 defective, a sample of 3 bulbs is drawn at random 1 by 1 with replacement probability distribution of number of defective bulbs. Also find the mean of the distribution. पहली बार देखो मीन सिलेबस में नहीं फिर भी दे रखा है इन्होंने। अच्छा कि पहले वाला कैसे करेंगे पार्ट, कोई बच्चा बता सकता है? बहुत सिंपल है। अच्छा डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, 5/20। अगर आप कहें तो 1/4 लिख दूं मैं, और ना होने की कितनी होगी? आपको कितने बल्ब निकालने हैं और आपको निकालना क्या है बेटा? सबसे बड़ी बात है, ये सवाल आता ही आता है, क्या निकालना है? आप 3 बल्ब निकालेंगे तो हो सकता है कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? या 2 डिफेक्टिव है, ऐसा हो सकता है? 1 डिफेक्टिव है, ऐसा हो सकता है? या 1 भी डिफेक्टिव ना है, ऐसा हो सकता है? तो यानी क्या निकालना है आपको? पी एक्स इजिकल टू 0 कितना आएगा? एक्स इजिकल टू 0 का मतलब एक्स लिखेंगे, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच शोज द नंबर ऑफ, लिखिए पहले लिख दीजिए p इज इक्वल टू 1/4, p लिखिए, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और q इज द q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। सवाल उतारना, सवाल भी उतार लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सरीन साहब ने बताया 5/20। डिफेक्टिव ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और लिखिए लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, लिखिए लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच शोज नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ क्या था ये? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब 3 बल्ब निकालने हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक भी डिफेक्टिव ना आए तो इसका मतलब तीनों बल्ब कैसे आने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव, सुंदर आने चाहिए। तो सुंदर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 3/4, 3/4, 3/4, कितना हो जाएगा? 27/64। पी एक्स इजिकल टू 1 क्या डिनोट करता है बताओ जरा? एक सुंदर आ रहा है, सॉरी हाँ विद रिप्लेसमेंट है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो फिर टंटे होते हैं यहाँ। बोलो क्या कह रहे हो बेटा? एक बल्ब आ जाए डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 इंटू क्या करेंगे? 3/4 और 3/4। और लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? वेरी गुड, 3 से करेंगे बेटा, 3 से बेटा, क्योंकि बेटा 1/4 पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। रिधिमा जी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 27/64 ही हो गया अभी। और पी एक्स इजिकल टू 2 का मतलब क्या हो गया? कितने डिफेक्टिव आए? 2 डिफेक्टिव आए और एक बार सुंदर आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी 3 से करेंगे, क्योंकि 3/4 ये पोजीशन में आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो जैसे इशिता गर्ग जी ने हमें डायरेक्शंस दी, हम लोगों ने उसको फॉलो किया। 9/64 ये आना है ना सवाल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, हर पेपर में देखोगे तो मिलेगा। और फिर पी एक्स इजिकल टू 3 कैसे निकालेंगे? तीनों के तीनों क्या आ जाए? डिफेक्टिव आ जाए, तो कितना आएगा? 1/4, 1/4, 1/4, कितना आ जाएगा? इसको चेक करने का तरीका है, सबका टोटल 1 आ जाएगा। लेकिन साहब दिल्ली दूर है अभी, दिल्ली में क्या चाहिए हमें? मीन चाहिए। और प्रोबेबिलिटी डेटा का मीन कैसे होता है? समेशन ऑफ पी एक्स, एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो यहां कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे एक्स और यहां पी। एक्स कितना लिया हम लोगों ने? 0, 1, 2 और 3। जब 0 लिया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 27/64, 27/64। 2 लिया था तो 9/64, 1/64। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पी एक्स आएगा आपके पास। क्या आएगा? क्या आएगा? पी इंटू एक्स बताइए कितना आ रहा है टोटल पी एक्स का? मेरे को नहीं पता कितना आ रहा है, आप कह रहे हैं तो गलत तो कहेंगे नहीं आप। कितना आ रहा है भाई गोयल साहब? सर ने कहा आ रहा है इसका टोटल कितना? 0 आ गया, ये 20/64 आ गया, ये 18/64 आ गया, ये 3/64 आ गया, 27 और 3 30 और 18, टोटल आ गया 48/64।
दूसरी भाषा में कहूँ तो क्या आ गया? टोटल कर लिया ना इसका, फॉर्मूला होता है इसका बेटे, प्रोबेबिलिटी मीन निकालने का। एक नॉर्मल हम मीन निकालते थे बचपन में, नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है हमारे पास, कोई ये इस फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स। क्या होता है? ये तो पी, ये पी और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, पी एक्स आ गया। हाँ, मैडम ने कहा 3/4, हमने माना क्या? कितना आ जाएगा? वो होता है बेटा, ये इनकी गलती नहीं है, ये बच्चों के हमेशा रहते हैं। गर्ल्स पूछेंगे तो वॉशरूम भेज देंगे, बॉयज़ पूछेंगे तो नहीं भेजेंगे। ये हर टीचर का ये हाल है। मैं तो किसी को भी नहीं भेजता हूँ, मेरे रूल में नहीं है भेजना, कि ब्रेक खत्म हुआ उसके बाद भी इनको वॉशरूम जाने को, वॉशरूम किसी को नहीं जाना, तो घूम के आना है, खेल मार के आना है। क्योंकि जो जेनवन होगा दोबारा पूछ लेगा इसको जाना होगा एक्चुअल में, वो दोबारा पूछ लेगा, दोबारा पूछता नहीं है, इसका मतलब तफरी मार के आना है उसको। क्यों? तो क्या आएगा इसका? प्रोबेबिलिटी का मीन कितना आएगा इसका? रचित जी आप सहमत हैं? यस सर, मैं फोटो भेज दीजिए आपको सीधी। ठीक है, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ये प्रॉपर्टी चल रही है, लेकिन हम लोग अगली बार हम प्रॉपर्टी के अगले अच्छे सवाल लेके आएंगे बेस थ्योरम के साथ ही। अगला क्या है? एक कपल के 2 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी कि दोनों बच्चे मेल होने चाहिए, और क्या पता है हमारे को कि उनमें से एक चिल्ड्रन क्या मेल है। क्या कहते हैं बताइए? सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ जरा। देखिए पहला मेल M1 M2, M1 G2, M2 G1, और G1 क्यों ले लिया बेटा मैंने? M1 F2, मेल 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 फीमेल, फीमेल फिर मेल, सॉरी फिर मेल और फिर फीमेल और फिर फीमेल। 4 केसेस बनेंगे। 1 2 3, पहला और दूसरे का फर्क नहीं पड़ेगा क्या बेटा? नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? आपको क्या पता, आपकी किसकी प्रॉपर्टी निकाल दी कि चिल्ड्रन मेल होने चाहिए, तो मेल होने की प्रॉपर्टी क्या होगी पहली बात बताओ? बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, बोथ द चिल्ड्रन आर मेल की प्रॉपर्टी क्या होगी? इसको हमने इवेंट ए मान लिया, 1/4 होगी। और क्या मालूम है आपको कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। पी भी कितना आ गया? अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? करा हुआ है मेरे को लग रहा सवाल ऐसा है कुछ। 1/4 आ गया। अब वो गर्ल और चाइल्ड, गर्ल और उसके नाम से था। प्रॉपर्टी किसकी चाहिए इसको? दोनों चिल्ड्रन मेल होने चाहिए, तो प्रॉपर्टी क्या चाहिए? पी ए ऑब्लिक बी कितना आएगा अपॉन पी बी। कितना आंसर आएगा बेटे बताइए जरा इसका? 1/4 अपॉन कितना आएगा? 1/3। कौन किसने 3/4 निकाला है? कुछ भी। दोनों चिल्ड्रन, दोनों बच्चे फीमेल होने चाहिए, और पता क्या है? एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल। फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, पी ए कितना होगा बताओ? दोनों चिल्ड्रन फीमेल है तो चांसेस कितने होंगे? 1/4, और एल्डर चाइल्ड फीमेल होनी चाहिए। एल्डर का मतलब बड़ी। 2/4 कौन कौन से केस बने? कौन कौन सा केस बनाया आपने? ठीक है जी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1/4 ही कॉमन आएगा। प्रॉपर्टी कितनी निकालनी है आपको? वेरी गुड इशिता गर्ग जी ने फिर से एक बार सही कहा। जी के बाद जो तुम्हारी फॉर्म बन के आई है उसको कंटिन्यू करना है। जे यार, उसको जी बोलते हैं यार। आपने तो अभी दिया ही नहीं है अभी तो। कल है पेपर, सेंटर का पड़ा है? जीटी का नाल, तेरा भी जीटी का नाल रोड।
कितने बजे का एग्ज़ाम था? ठीक, बाहर रखवा लिया था तो पापा ने रख लिया वो गाड़ी में वैसे। हाँ, पेन भी, पेन भी अपने ले आ सकते हैं। तो अपना पेन लेके नहीं गई होगी। हमारे यहाँ होते नहीं है ना आजकल जेई के एग्ज़ाम। चलें आगे। पहले हमारे यहाँ होते थे तो मैं तो 4 बजे निकल जाता था, पहले पेपर लेके आते थे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटर के थ्रू हो गया, फिजिकल तो ख़त्म ही हो गया अब तो। हाँ, क्या हो गया? हाँ हाँ, वैसे सबमिट करते आ जाना चाहिए। वैसे बात तो सही कह रहा है, 12 फरवरी का इंतजार क्यों करना? क्या परसेंटाइल क्या कह रहा है? होने होते नंबर तभी आगे, पर ऑल ओवर जो कट ऑफ पर परसेंटाइल है उसके बाद नहीं आएगी ना पूरी लेवल का केस। हाँ, सही कह रहा है। परसेंटाइल कैसे आएगी फिर? नंबर तो आ जाएंगे। परसेंटाइल को डिवाइड करेंगे ना। अगर मान लो सारे बच्चों के, अगर मान लो पूरे पूरे नंबर आ गए तो नंबर बता दो अभी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर का करना क्या? परसेंटाइल ही बिकती है बाजार में तो। चले आगे। क्लियर है? सरीन साहब पता नहीं क्या देख रहे हैं इस वाले में। अगली बार प्रॉपर्टी पढ़ के आओ फिर मुझे इंटीग्रेशन की 14 फॉर्मूल करानी है, तो इंटीग्रेशन का तुम्हारे डाउट है, फिर हम प्रोबेबिलिटी के बाद इंटीग्रेशन पाएंगे सर, ठीक है ना? मेरी अपनी बनाई हुई है वो। ठीक है सर, ओके, मिलते हैं फिर हम लोग ब्रेक के बाद। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय। बेटे घर में पढ़े हो?